नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछली क्लास में देखा कि हमने मौर्य वंश के बारे में काफी विस्तार से, जिसमें हमने 6 क्लासेस ली थी, उसको हमने काफी डीपली सारे प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझा। उसी के साथ हमने मौर्य वंश समाप्त किया था। अब उसके आगे चलते हुए हम देखते हैं जो मौर्य उत्तर काल में देशी राज्य या विदेशी राज्यों के आक्रमण हुए, किन किन राज्यों के बारे में, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी लेंगे हम। तो आज हम शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल के उन राज्यों के बारे में या उन राजाओं के बारे में जिन्होंने भारतीय क्षेत्र पर शासन किया। तो आइए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। जब हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करते हैं तो उन शासकों के बारे में बात की जाती है बेसिकली जो बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर पाए, छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन किया। तो मौर्योत्तर काल में हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो जो देशी शासक रहे और एक विदेशी शासक। तो देशी शासकों में हम देखते हैं क्या क्या करेंगे और विदेशी शासकों में। देशी शासकों में हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं शुंगों के बारे में, शुंग वंश आएगा। इसके बाद आते हैं कण्व और इसके बाद आते हैं सातवाहन। ये बेसिकली वो राज्य हैं या वो वंश हैं जिन्होंने भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया या फिर जो भारतीय पृष्ठभूमि से उठे, यहां पर शासन किया। इसी में साथ में हम ऐड करते हैं चेदी राजवंश को, जिसमें हम सिर्फ खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। हमें शुंग के बारे में 1-2 शासकों के बारे में पढ़ने मिलता है, ऐसे ही कण्व में मिलता है। इसमें ज्यादा साहित्य नहीं मिलता है, हमें ज्यादा अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये बहुत कम कम समय के लिए रहे, इसलिए हमें ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं पढ़ना पड़ता है इनको। तो इन 4 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे हम, देशी शासकों के बारे में। और विदेशी शासकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो इंडो ग्रीक शक, पहलव, ये पहलव है। और जो दक्षिण भारत में राज करते हैं वो पल्लव होते हैं। ये पार्थियन होते हैं, पार्थियंस। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इनको सीथियंस कहा गया है, सीथियंस। और इसके बाद सबसे अंत में आते हैं कुषाण। कुषाण जो कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपना भारतीय इतिहास में। बेसिकली इन 8 राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में इतना बृहद रूप से नहीं पढ़ना होता है, इनको बेसिक्स की जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं शुंग वंश से। तो जैसा कि हमने मौर्य वंश में देखा था कि किस तरीके से जो अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का, बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की नींव डालता है। तो पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश से शुरू करेंगे हम। इसमें कौन कौन से शासक होते हैं ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी का मुख्य स्रोत मिलता है, तो उनमें देखते हैं हम पतंजलि के महाभाष्य मिलता है या मालविकाग्निमित्र, ये महत्वपूर्ण स्रोत रहते हैं। तो शुंग वंश की जब हम हेडिंग डालते हैं शुंग वंश, शुंग वंश में सबसे पहले हम इसके संस्थापक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी समझ में रहती है 185 से 75 बीसी। ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं रहता है, 110 साल का शासनकाल ही रहता है। तो 185 से 75 बीसी। जब हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक रहता है। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, एक बार जब बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे होते हैं तब पुष्यमित्र शुंग आता है और बृहद्रथ की हत्या कर देता है। बृहद्रथ की हत्या करने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो उसका अयोग्य होना, अयोग्य होता है इसलिए सेना भी चाहती है कि कोई योग्य उम्मीदवार हो। तो पुष्यमित्र शुंग रहता है, वो सेनापति रहता है, किसका, बृहद्रथ का या मौर्य सेना का। ठीक है, तो ये सेनानी या सेनापति की उपाधि धारण करता था। कौन, पुष्यमित्र शुंग। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है हमें कि उस समय केंद्रीकृत शासन था, उसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीकृत शासन का अगर सुचारू रूप से चलता तो ये नौबत नहीं देखनी आती कि बृहद्रथ की हत्या हो जाती। पुष्यमित्र शुंग उसका वध करता है
उस सत्ता में आता है, साथ ही शुंग वंश की नींव डालता है। शुंग वंश की नींव डालता है जब, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो दरबारी या फिर ये कहें कि इसका मित्र होता है, पुरोहित होता है, वो होता है पतंजलि। पतंजलि इसके पुरोहित होते हैं और ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया है इसने। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जब करता है कोई व्यक्ति, तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान इससे पता चलता है कि अभी जो बौद्ध धर्म के प्रति इतना रुझान हो रहा था, बहुत सारे शासक रहते हैं वो बौद्ध धर्म को आश्रय देते हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं कि उसके विरोध में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। ठीक है, तो यही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करता है। ब्राह्मण धर्म की पुनरुत्थान की बात करते हैं हम, तो कई साक्ष्य हमें ऐसे मिलते हैं कि जैसे पुराण होते हैं, पुराण कहते हैं कि भाई जो शुंग होते हैं, शुंग ब्राह्मण जातियों से आते हैं, ठीक है, और जो बौद्ध साहित्य है जैसे दिव्यावदान होता है या सिंगली अनुश्रुतियां, ये लोग कहते हैं कि ये शूद्र वर्ग के थे। ठीक है, अब बेसिकली इससे ये पता चलता है हमें, क्योंकि बौद्धों के अपोजिट में खड़े हुए हैं, ये ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, बौद्धों के अपोजिट में खड़े हुए हैं, तो बौद्ध साहित्य अतिशोक्ति पे बात करता है। बौद्ध साहित्य ऐसी बातें करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे आदेश दिए थे कि जो भी व्यक्ति एक भिक्षु का सिर लाएगा उसको 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये काफी अतिशोक्तिपूर्ण होता है, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा रखना सहिष्णुता का अभाव माना जाता है। ठीक है, किसी भी राजा के लिए। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि कोई डाउट नहीं है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया होगा इसने, लेकिन साथ ही भरहुत का स्तूप बनवाया इसने, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, और सांची स्तूप का प्रदक्षिणा पथ, सांची स्तूप जो अशोक के समय सांची स्तूप का निर्माण हुआ, सांची स्तूप बनाया उसने पत्थरों के द्वारा, जो प्रस्तर का यूज किया गया। जो शुंग कला आई, शुंग कला में इन्होंने ईंटों का यूज करना शुरू किया। जब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो ये भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाता है। ये भरहुत कहां पे? सतना, वो सांची स्तूप रायसेन में आता है। ठीक है, तो भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाता है, सांची के स्तूप का आकार डबल करवाता है, उस पर ईंटों की परत चढ़वाता है, और एक प्रदक्षिणा पथ का निर्माण करवाता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब जब पुष्यमित्र शुंग के बारे में इतना जानते हैं कि भाई बौद्धों के लिए भी काम कर रहा है, स्तूपों का निर्माण करवा रहा है, तो ये अतिशयोक्ति देखी जाती है कि वो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए राजी होगा। तो ये दिव्यावदान की बातें खारिज की जाती है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि पतंजलि के द्वारा 2 युद्ध करवाए, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करवाया, भरत स्तूप और सांची स्तूप का निर्माण, या फिर उसमें और जैसे सांची स्तूप में प्रदक्षिणा पथ बनवाया था। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, ये जो रेलिंग होती है स्तूप के बाहर, वो बनवाई थी। कभी आप जाके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसने निर्माण करवाया था। अब हम बेसिक सी चीजें देखते हैं इसमें कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें पुष्यमित्र शुंग में। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मालविका अग्निमित्र जो इसके बेटे के ऊपर लिखी गई है, पुष्यमित्र शुंग के बेटे के ऊपर अग्निमित्र जो ये किताब लिखी गई है कालिदास के द्वारा, इसको अपन अग्निमित्र में चर्चा करेंगे। तो इसमें 3 युद्ध पढ़े जाते हैं। सबसे पहला तो कौन सा? विदर्भ का युद्ध, विदर्भ युद्ध, इसको कर लेते हैं पहले अपन। विदर्भ युद्ध के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक शासक होता है यज्ञसेन। ठीक है, यज्ञसेन। यज्ञसेन जो शासक होता है, ये क्या करता है, जैसे ही मौर्य उत्तर काल होता है, मौर्य समाप्त होते हैं, ये कमजोर उत्तराधिकारियों को देखते हुए खुद को महाराष्ट्र के क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब जैसे पुष्यमित्र शुंग सत्ता में आता है, ठीक है, तो वो ये चाहता है कि जो साम्राज्य मौर्यों का स्थापित था, हमें वापस चाहिए वो। ठीक है, तो यज्ञसेन के खिलाफ युद्ध होता है। युद्ध में किसको भेजा जाता है? अग्निमित्र को। ठीक है, अग्निमित्र को भेजा जाएगा। अग्निमित्र को भेजा जाएगा। तो अग्निमित्र क्या करता है? अग्निमित्र इसको हराता है
और विदर्भ को दो भागों में बांट देता है। दो भागों में बांटेगा, एक में यज्ञसेन रहेगा, एक में माधवसेन को बिठाता है ये, ठीक है। यज्ञसेन को छोड़ दिया, माधवसेन को बिठा दिया, राज्यों को दो भागों में बांट दिया। किसने? अग्निमित्र ने। अग्निमित्र इस समय विदिशा का शासक होता है, ठीक है, विदिशा का शासक। इसकी जो बुक है एक कालिदास की, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम अभी देख लेंगे, अपन लिख लेंगे। मालविकाग्निमित्रम में एक कहानी मिलती है मालविका और अग्निमित्र की। मालविका प्लस अग्निमित्र। जो मालविका होती है, कालिदास के अनुसार जो मालविका होती है यज्ञसेन की बहन, यज्ञसेन की चचेरी बहन होती है मालविका। इसी के लिए, मालविका के लिए ही ये विदर्भ पर आक्रमण करता है, विदर्भ पर अटैक करता है और युद्ध होता है। इसी की वजह से यज्ञसेन को जिंदा छोड़ दिया जाता है। ये कहानी मालविकाग्निमित्र के द्वारा मिलती है हमें। और वास्तविकता क्या होती है वो अपन ने देखा कि भाई विदर्भ जो क्षेत्र था, जो पहले मौर्यों के अंतर्गत आता था, बाद में उसको अधिकार कर लिया, स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित कर लिया। इसी वजह से पुष्यमित्र शुंग किसको भेजता है? अग्निमित्र को। ये बेसिकली कहानी मिलती है हमें मालविकाग्निमित्र की, ठीक है। ये हो जाता है विदर्भ का युद्ध। विदर्भ के युद्ध में यज्ञसेन और माधवसेन, ये माधवसेन होता है, ये अग्निमित्र का वो होता है भरोसेमंद व्यक्ति, इसलिए आधा क्षेत्र इसको दिया जाता है, आधा यज्ञसेन को दिया जाता है। ये विदर्भ का युद्ध हो गया। अब दूसरी हम जो कहानी पढ़ते हैं, दूसरी बात सुनते हैं हम किसकी? जो यवन आक्रमण होता है, दूसरा युद्ध होता है यवन आक्रमण, ठीक है। यवन आक्रमण होता है जब, तब फिर से अग्निमित्र को तैयार किया जाता है। इसकी जानकारी भी हमें किस चीज से मिलती है? मालविकाग्निमित्र से। यवन आक्रमण, यवन आक्रमण की कहानी ऐसी ही रहती है, हालांकि उसको विफल कर दिया जाता है। यवन आक्रमण के समय क्या होता है कि जिस तरीके से यवन बहुत तेजी से आते हैं अटैक करने के लिए उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर आते हैं यवन। तो क्या करते हैं, जब पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र को और अपने दूतों को भेजता है सेना लेके, तो वहां पे कोई नहीं मिलता है जब, तो पुष्यमित्र शुंग कहता है कि हमारे सोर्स गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सोर्स उसको अपने सोर्सों पर इतना भरोसा था कि वो कहता है कि आप फिर से जांच कीजिए, आप एक काम करो, वहां पे जाके जो बौद्ध मठ हैं उनको देखो, बौद्ध मठों की जांच करो। तब हम पाते हैं कि बौद्ध मठों में ही सेना को आश्रय दिया गया था, क्योंकि बौद्धों ने यवनों को बुलाया था। यवनों को क्या कह के बुलाया था? ये कह के बुलाया था कि आप आइए, भारत पर अटैक कीजिए और बौद्ध धर्म को संरक्षित कीजिए। बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए यह एक कहानी मिलती है। वास्तविकता से ना मैं परिचित हूं ना आप परिचित हो, ये एक कहानी मिलती है। तो जब जो बौद्ध मठ देखे गए, वहां पे सेना आश्रय ले रही थी, तब शायद माना जा सकता है कि ये कहा गया हो पुष्यमित्र के द्वारा कि एक एक भिक्षु का सिर लाने पर 1,000 जो मुद्राएं हैं वो दी जाएंगे दिव्य वरदान के अनुसार, ठीक है। तो बिल्कुल ये माना जा सकता है यवन आक्रमण हुआ, परंतु सफल नहीं हो सका। इसको असफल किया किसने? अग्निमित्र ने, ठीक है। अग्निमित्र इसको असफल करता है। ये हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण हुआ था। दो चीजें पढ़नी हमने, एक विदर्भ आक्रमण, विदर्भ का युद्ध, और एक यवन आक्रमण। अब तीसरा जो युद्ध रहता है वो पढ़ना आवश्यक है। तीसरा युद्ध कौन सा है? तीसरा युद्ध मिलता है हमें खारवेल का युद्ध। तीसरा खारवेल से युद्ध, ठीक है। खारवेल से युद्ध होता है, तब पुष्यमित्र शुंग पराजित होता है, ठीक है। पुष्यमित्र पराजित होता है। खारवेल पुष्यमित्र को पराजित करता है, और जो आदिनाथ की मूर्ति रहती है, ठीक है, साथ में आदिनाथ की मूर्ति ये वापस लेके जाता है खारवेल, ठीक है। ये हमें बेसिकली इसकी जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है इसका? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से कि पुष्यमित्र सिंह को पराजित किया और आदिनाथ की मूर्ति वापस लेके गया, जो 3 शताब्दी पहले महापद्मानंद अटैक के समय, कलिंग अटैक के समय लेके गए थे। ये आदिनाथ की मूर्ति वापस लेके आता है। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। बाकी इसको चेदी जो वंश होता है उसमें पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो अटैक थे
किसके समय के? पुष्यमित्र शुंग के समय के। ये हमने पढ़े अभी तक। इसी के साथ पुष्यमित्र शुंग कंप्लीट हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद आता है अग्निमित्र। तो इधर देख लेते हैं अपन। दूसरा जो शासक होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र, एक तो इसमें सबसे जरूरी ये पता चलता है कि ये विदिशा को राजधानी बनाता है, विदिशा राजधानी बनाता है, ठीक है। और क्या करता है? इसी के ऊपर लिखी गई ये बुक कालिदास की मालविका अग्निमित्र, ठीक है। कालिदास की कौन सी बुक? मालविका अग्निमित्र। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन बनते हैं अग्निमित्र से। अब क्या होता है, ये 2 महत्वपूर्ण शासक होते हैं इसके शुंग वंश के। लेकिन अब तीसरी चीज इसमें ये मिलती है कि एक शासक मिलता है भागभद्र। भागभद्र जो शासक मिलता है, भागभद्र के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि अपन इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भागवत संप्रदाय के लिए समर्पित जो हेलियोडोरस था वो आया था, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका 9वां शासक होता है। 9th शासक कौन था? भागभद्र। भागभद्र होता है शुंग वंश का शासक। तो इसके समय ही यवन राजा होता है, यवन राजा एंटिओलकिड्स। एंटिओलकिड्स, एंटिओलकिड्स आता है। इसी का राजदूत होता है। राजदूत कौन? राजदूत हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इसी का राजदूत हेलियोडोरस होता है। हेलियोडोरस आता है विदिशा, ठीक है। विदिशा या बेसनगर आता है। बेसनगर में ये एक खंबा स्थापित करता है, ठीक है, या स्तंभ स्थापित करता है जिसको गरुड़ स्तंभ कहा गया। ये बेसिकली जो हेलियोडोरस था ये भागवत धर्म को मानता था। श्री कृष्ण को, जो वासुदेव कृष्ण है, वासुदेव को समर्पित करता है। कौन सा? जो गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, ठीक है। गरुड़ स्तंभ बनवाता है। उसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति भी बनाई गई थी। अब तो हालांकि क्षतिग्रस्त अवस्था में ये बनाया गया था, ठीक है। किसने बनवाया था? एंटिओलकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। विदिशा में बनवाया था। गरुड़ स्तंभ बनवाया था। किसके शासनकाल में बनवाया है? ये बनवाया है भागभद्र के शासनकाल में, जो कि शुंग वंश का 9वां शासक है। अब क्या होता है कि इसी के साथ आता है कौन? इसके बाद आखिरी शासक रहता है इसका देवभूति। शुंग वंश का आखिरी शासक देवभूति होता है। देवभूति को इसका सेनापति रहता है, इसका अमात्य रहता है कौन? कौन? वासुदेव कण्व। वासुदेव, ठीक है। इसका जो सेनापति रहता है वासुदेव, वो इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। देवभूति की हत्या वासुदेव करता है और कण्व वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश की स्थापना करता है जब, तो कण्व वंश भी ब्राह्मणवादी धर्म था, ब्राह्मणवादी वंश था। ये ब्राह्मण धर्म को समर्थन देते हैं। अब वासुदेव कण्व ने स्थापना तो कर दी, लेकिन ये ज्यादा शासन नहीं करता है। ये शासन करता है 75 से 30 BC, मतलब लगभग 40 साल के आसपास ही शासन कर पाते हैं। और इसमें 2-3-4 शासक मिलते हैं। इसी के बीच में इसका जो आखिरी शासक रहता है सुशर्मा या सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन रहता है लास्ट शासक, ठीक है। इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या कर देगा सिमुक। सिमुक, ठीक है। जैसे ही सिमुक इसकी हत्या करेगा, और सिमुक इसकी हत्या करने के साथ ही जो सातवाहन डायनेस्टी है, सातवाहन वंश है, उसकी स्थापना कर देगा, ठीक है। इसकी हत्या होगी और सातवाहन वंश शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा आज शुंग वंश और कण्व वंश, ठीक है। ये 2 वंश पढ़े हमने। शुंग वंश में काफी जानकारी मिली हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से सेनानी की उपाधि लेता था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 3 युद्ध के बारे में पढ़ा हमने। कौन कौन सा? एक तो विदर्भ का युद्ध, एक तो दूसरा यवन आक्रमण, तीसरा खारवेलसी युद्ध। ये 3 पढ़े। मालविका अग्निमित्र के बारे में पढ़ा हमने, अग्निमित्र के बाद अग्निमित्र के समय, और साथ ही साथ जो विदिशा को राजधानी बनाया अग्निमित्र ने। फिर हमने भागभद्र के बारे में पढ़ा, 9वें शासक के बारे में, जिसके समय गरुड़ स्तंभ की स्थापना हुई। और अंत में हमने देवभूति की हत्या वासुदेव से करवाई। देवभूति की हत्या हमने करवाई वासुदेव से, और कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव के बाद जो लास्ट शासक होता है कण्व वंश का, वो बनता है कौन? सुशर्मा।
सुशर्मन की हत्या करता है सिमुख और होती है सातवाहन वंश की स्थापना। सातवाहन वंश महाराष्ट्र में काफी बृहद क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो सातवाहन वंश में जो अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते हैं, या फिर हम कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में उनकी मां का नाम लगाते हैं। तो ये हमने बेसिकली आज की जानकारी ली सुंग वंश के बारे में और कर्ण वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज 31 दिसंबर है, इस साल की आखिरी वीडियो है। अगली वीडियो और एनर्जी के साथ अगले साल में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।